नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मनीता पर। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के दौरान मतलब बीच में जितने भी दिन थे वो काफ़ी हेक्टिक भरे थे। यह रशिया यूक्रेन का वॉर भी चल रहा था, आप लोगों को जैसे कि पता है। तो आज मैं बात करूँगा कि मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या रह सकते हैं इस दौरान और आगे आने वाले फ्यूचर में ये मतलब मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही मैं अपना जो भी ट्रेडिंग सेशन जो मैंने किया है, मैं उसका भी एक छोटा सा स्क्रीन लाइव रिकॉर्ड भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने अपना प्रॉफिट किया है या फिर मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है ट्रेडिंग के दौरान। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर की। या रशिया यूक्रेन वॉर सबसे पहले इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यूक्रेन सिर्फ रशिया का ही पार्ट था, पहले सोवियत संघ का पार्ट था। और अभी रशिया जो यूक्रेन है वो यूरोपियन कंट्री है, जबकि रशिया यूरो एशिया है, यानी कि यूरोप में भी और एशिया में भी, दोनों में ये बराबर पार्टिसिपेशन है इसका। ठीक है। दोस्तों, जो यूक्रेन है बेसिकली वो पार्ट बनना चाहता है नाटो का। ठीक है। और नाटो ये बोल रहा है कि नाटो एक संगठन है जो कि अमेरिका के द्वारा लीड किया गया है और इसमें बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है दोस्तों। बट रशिया को ये बात काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगा। इसी के कारण उसने जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने जब उनका सपोर्ट नहीं किया, देन रशिया ट्राइज टू इन्वेड इन यूक्रेन। ठीक है दोस्तों। ये वाला ओवरऑल एक हो गया, जिसके कारण आज युद्ध का 14वां दिन चल रहा है। 14 दिन तक कंटिन्यू यूक्रेन डटा हुआ है अपनी सीमा के ऊपर और कंटिन्यू जो रशिया है उसका मुकाबला कर रहा है। ठीक है दोस्तों। तो लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के ऊपर इस युद्ध का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों। सो मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं, मैंने लाइव टीवी भी मतलब रेफ़र किया है इस चीज़ के लिए। इंटरनेट से भी बहुत सारा डाटा मैंने कलेक्ट किया है, सो दैट आप लोगों को पता चल सके। ठीक है दोस्तों। सो अमेरिका एक्चुअली कर क्या रहा है? अमेरिका, मेरे हिसाब से अमेरिका केवल यूक्रेन को उकसा रहा है ताकि ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रशिया है ज़्यादा से ज़्यादा अपना हथियार वो करे और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी लगाई जाए। एज ऑल ऑफ अस नो दैट रशिया एंड अमेरिका आर एंटी कंट्रीज। ठीक है। रशिया एक किस्म से डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है कि वो बेसिकली इस लड़ाई में उतरेगा भी नहीं, और साथ में यूक्रेन को लाइक ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा कि वो यूक्रेन को बहुत सपोर्ट कर रहा है। बट ये चीज़ यूक्रेन को समझनी चाहिए कि वो ओवरऑल अपने देश का कैसे मतलब नुकसान किए जा रहा है कंटिन्यू। ठीक है दोस्तों। हालांकि बहुत सारे प्रतिबंध भी लगे हैं, तो देख लेते हैं कि प्रतिबंध में रशिया में क्या क्या प्रतिबंध लगे हैं। मैं इसके ऊपर भी डिस्कस करूँगा। साथ ही ये डिस्कस करेंगे कि क्रूड ऑयल से मार्केट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। और उसके बाद में रुपीज़ का हम देखेंगे कि कितना वो लो जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है। और साथ ही ये भी कोशिश करेंगे कि मार्केट में अगर अप ट्रेंड होगा तो वो किसके कारण होगा। ठीक है दोस्तों। अभी हम बात उसके बाद में हम जब बात कर रहे हैं इस चीज़ की, तो इसमें ये भी बात करेंगे कि मार्केट मार्केट में बेसिकली कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण मार्केट अप जा सकता है, स्पेशली युद्ध के दौरान। ठीक है। युद्ध के दौरान मार्केट की वोलेटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है और इसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि आप मार्केट का अप और डाउन मोमेंट क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। क्योंकि कभी भी कुछ भी अनाउंसमेंट होता है, कुछ भी कहीं भी अटैक होता है, जैसे कि एक बार बीच में जैसे यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ था, लाइक उनका जो न्यूक्लियर प्लांट था उसके ऊपर जब अटैक किया था, तो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा डाउन थे उस दिन। ठीक है। तो हम इसमें बात करते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बताना चाहूँगा, जो रशिया और यूक्रेन का जो वार है अभी ऑल ओवर वर्ल्ड केवल इसी का है, क्योंकि इससे बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनका इकोनॉमी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा कि जो रशिया यूक्रेन का वॉर है वो कितना मतलब इकोनॉमी को जैसे कि बैक फुट पे लेके आ सकता है।
ठीक है। तो नाटो नाटो जो है वो भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे रहा है, वो भी प्रॉपर इज़ नॉट गिविंग द प्रॉपर सपोर्ट टू यूक्रेन, नाटो, ठीक है। एंड यूएस ऑल्सो इज़ प्लेइंग सम काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक गेम एज पर माई एनालिसिस। तो हम इसमें बात करते हैं कि अमेरिका जस्ट कर क्या रहा हो, वो वॉच वॉच टाइप में कर रहा है, ताकि जो यूक्रेन है उसको सप्लाई दे दिया यूक्रेन की ओर से, यूएन में और सपोर्ट कर दिया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूक्रेन का तो विनाश ही हो रहा है कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि रशिया ने तो उसके ऊपर इन्वेड कर रखा है। हालांकि रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पाबंदी लग रही है, बट मेरे को नहीं लगता कि वो परमानेंट पाबंदियाँ हैं। वो हो सकता है कि वो जितने भी सैंक्शन लगे हैं उसके ऊपर, हो सकता है वो सारे के सारे फॉर ए टाइम बीइंग हो, ठीक है दोस्तों। सो जैसे कि मेरे हिसाब से, जैसे वो उनको हथियार सप्लाई कर रहा है और चीज़ें सप्लाई कर रहा है, वो कुछ कर नहीं रहे, वो ओवरऑल युद्ध को और ज़्यादा भड़का रहे हैं, ठीक है। ये एक किस्म से भड़काना ही हो गया। चलो देखते हैं दोस्तों कि रूस ने आखिरकार पूरी दुनिया में रूस के ऊपर क्या क्या चीज़ों में प्रतिबंध लगे हैं, ठीक है। तो सैमसंग ने जैसे कि एक प्रतिबंध लगाया है, उसके बाद नाइक कंपनी, फेसबुक, एप्पल, इन सब कंपनियों ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होना है, उसमें रशिया के जो प्लेयर्स हैं उनको पार्टिसिपेट नहीं करना होगा इस बार, ये भी डिसाइड किया गया है। उसके बाद में वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, इंटरनेशनल टेनिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही जितने भी समुद्री शिप है, टर्की ने इसके ऊपर लगाया है कि लाइक समुद्री शिप है वो उसके एयर स्पेस में नहीं आ सकते। अमेरिका के एयर स्पेस ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। ईयू ने सी शिप्स, जो रशिया के जितने भी सी शिप है, समुद्री जहाज हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। और साथ ही अगर हम बात करें इसमें, जैसे कि ये इकोनॉमी को कैसे वो कर सकता है, कैसे प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो रशिया जैसे कई 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 ऑर्गेनाइजेशन है, रशिया के पास में इवन वीटो पावर भी है यूएन में, ठीक है। यू वीटो पावर भी है। तो हम देखेंगे कि ओवरऑल जो रसिया है उसका काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है, मतलब एक वर्ल्ड की एक इकोनॉमी में, ठीक है। ऊपर से साथ ही रशिया के पास में सबसे ज़्यादा परमाणु बम है। रसिया अभी इंडिया के साथ में रशिया का क्या चीज़ हो सकती है, जैसे कि ब्रिक्स का, रशिया जो है ब्रिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो ब्रिक्स में बेसिकली क्या करते हैं ये लोग, ब्रिक्स में एक 5 देशों का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये सॉरी नॉट ब्रिटेन, इट्स ब्राज़ील। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री हैं जो कि ब्रिक्स का पार्ट हैं। ये जनरली क्या करती हैं, अपने अपने पैसे एक जगह पे डालते हैं, इकट्ठे करते हैं, सो दैट जब भी कोई प्रॉब्लम में आए तो उससे उससे ये लोग उसकी हेल्प कर सकें, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंट्री की, ठीक है। उस टाइम पे वो जो पैसा है उनको काम आ सके, ठीक है। तो अभी रशिया फिलहाल अटैक कर रहा है, दैट मीन्स उसके पास में वो चीज़ की जो पैसे हैं उसकी कमी है, मतलब उसको रिक्वायरमेंट है बेसिकली। तो रिक्वायरमेंट है क्योंकि चारों तरफ से जैसे इकोनॉमिक बैन भी उसके ऊपर लग रहे हैं, सैंक्शन पे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, सो दैट तो उसमें क्या है कि जो लोग हैं वहाँ के, जो सामान है उसका डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई कम हो गया ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें इसी वे में समझता है कि ऑलरेडी जो सप्लाई है वो कम हो चुका है ऑलरेडी, जबकि उसका जो डिमांड है वो बढ़ चुका है, जिससे क्या होगा, जो रेट हैं वो हाई जाएंगे, ठीक है, हाई अपने हाई पे जाने हैं, और ऊपर से साथ में सैंक्शन भी लगे हुए हैं। तो रशिया क्या करेगा, वहाँ से यूज़ करेगा उस पैसे को, और वहाँ से वो पैसे को यूज़ करेगा। तो इन जो ब्रिक्स का जो मेन मोटो था वो ये था कि ग्लोबल इकोनॉमी को वो एनहांस करेगा। तो अभी तो उसमें से एक देश है जो जिसमें से जो दूसरा देश है इंडिया, इंडिया न्यूट्रल अपनी पोजीशन बनाए हुए है, चाइना रशिया के सपोर्ट में ही है। तो इससे बेसिकली जाहिर यही हो रहा है कि ओवरऑल मतलब जो ये वाली जो इकोनॉमी है, स्पेशली रशिया, चाइना, इंडिया, इनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आने वाली है, ठीक है। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं, हाँ साथ ही दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि ये जितना भी वीडियो बना रहा हूँ मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी सेल्फ एनालिसिस भी ज़रूर कर लें एक बार, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपको भी एक आइडिया लगेगा कि हाँ वर्ल्ड में भी क्या चल रहा है। उसी हिसाब से मैं मार्केट की एनालिसिस कर रहा हूँ। तो जो भी है आप इस वीडियो को यूज़ करके अपने तथ्य को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद में हम बात करते हैं कि एनर्जी प्रोडक्शन की। जो रशिया है वो वर्ल्ड में जैसे कि ऑयल, क्रूड ऑयल और गैस, ये दोनों ही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा करता है जनरली। हालांकि अमेरिका इसमें पहले स्थान पे है, रशिया दूसरे पे है, यूएई तीसरे स्थान पे है। हालांकि रशिया से हम कोई भी क्रूड ऑयल लेते नहीं है, बट अमेरिका इसमें इंपोर्ट करवाता है रशिया से, ऑयल इंपोर्ट करवाता है रशिया से। और साथ ही रशिया ये बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को गैस भी सप्लाई करता है और साथ ही वो ऑयल भी सप्लाई करता है। तो इसका मतलब ये है हुआ कि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ उसके ऊपर बैन लगाएंगे तो वो भी पीछे नहीं हटने वाला है, वो भी कुछ ना कुछ बैन लगाकर ही वो भी लगाएगा ही, जिससे कि ओवरऑल यूरोपियन इकोनॉमी डाउन जाएगी, अमेरिकन इकोनॉमी डाउन जाएगी, और इंडिया और चाइना कैसे डाउन जाएंगे वो मैंने आपको बता ही दिया। सो दोस्तों, ये बेसिकली एक ओवरऑल आपको व्यू देगा कि मार्केट किस टाइप से बिहेव कर सकता है, ठीक है। साथ ही हम बात करते हैं रेट ऑफ गैस एंड ऑयल की। जो ऑलरेडी जो रसिया में जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी $140 पर रेट पर बैरल चला गया जा चुका है, ठीक है। और साथ ही पुतिन ने ये भी बोला है, ये भी धमकी दी है कि ये जो जो क्रूड ऑयल जो प्राइस है दैट विल गो बियॉन्ड $300 पर बैरल, ठीक है। जो कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत तगड़ा हैमर राइज करने के लिए बहुत मतलब एक इसका अहम रोल होगा मेरे मेरे हिसाब से, ठीक है। अच्छा, साथ ही उसमें अगर बात करें हम कितना ऑयल वो डेली की डेली मतलब एक्सपोर्ट करता है, वो 4 से 5 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट्स। मतलब कि दिस एनालिसिस आई हैव ऑलरेडी सर्च फ्रॉम इंटरनेट एंड फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, आई फाइंड आउट दैट ही इज एक्सपोर्टिंग 4 to 5 million barrels of oils he is exporting, basically Russia is exporting 4 to 5 million barrels of oil on daily basis, ठीक है। सो दोस्तों, इसी के साथ में हम आगे बात करते हैं कि रुपीज़ है वो भी अपने लो, काफ़ी लो पे चल जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और एक्चुअली क्या है कि ये 7 मंथ के एकदम लो पे चल रहा है अभी रुपीज़। साथ ही दोस्तों, इसके साथ में हम बात करते हैं कि आपको अभी आप किन किन शेयर्स में आप कर सकते हो। जनरली क्या होता है, मैं आपको आज एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि जब भी मार्केट डाउन जाता है तो जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं ना वो लगभग मार्केट के साथ में ही मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे शेयर्स हैं जो अभी अपने लो पर वो कर रहे हैं, मतलब अभी बेसिकली अपने लो पर हैं। और आप देख सकते हैं 2 साल लो पर हैं, लगभग 2 से 3 साल, कोई 2 साल पे है, कोई 3 साल। मतलब आज से अगर 2 साल पहले आपने जिस पे पैसा लगाया होता वो उसी के बराबर वैल्यू हो जाती, ठीक है। तो कोई प्रॉफिट, तो बेसिकली ये टाइम काफ़ी अच्छा है इन्वेस्टमेंट का, मैं बताऊंगा। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पता करने की कैसे हम इन्वेस्ट करें, ऐसा नहीं कि हम एक साथ में ही अपना लमसम डाल दें मार्केट में अंदर। सो उस चीज़ को मैंने अपने एक वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, दैट इज़ निफ्टी बेस, ठीक है दोस्तों। सो हम देखते हैं कि जैसे कि अभी कौन कौन सी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, मैं उनके करीब 6 या 7 कंपनियां बताऊंगा, आप उनको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। आप उनका बेसिकली एक फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। और मार्केट का तो मैं ये बताऊंगा कि हो सकता है कि और भी मार्केट डाउन जाए, क्योंकि इससे इकोनॉमी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हद तक इकोनॉमी इससे हैमराइज होने वाली है, ठीक है। आप मतलब कि ये मान को चलो, जो भी मार्केट अप जा रही है, कई बार जैसे अप जा रही है, अप ट्रेंड आप देख सकते हो। तो अप ट्रेंड बेसिकली कैसे देखते हो, अप ट्रेंड के लिए बहुत सारी न्यूज़ है। जैसे ऐसा नहीं कि भाई इंडिया का जो इंडिया है वो अपना स्टॉप हो गया। इंडिया में नई नई चीज़ के अनाउंसमेंट डेली बेसिस पे होते रहते हैं। अभी जैसे कि चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, तो हो सकता है उसके कारण मार्केट अप जा रही हो, ठीक है। हो सकता है अभी थोड़े दिनों बाद, थोड़े दिन पहले जैसे कि मैं बात करूं कोविड की, तो कोविड के ऊपर जैसे प्रतिबंध काफ़ी ज़्यादा हटा दिए गए थे, केसेस कम आने लग गए, तो उससे भी हो सकता है कि मार्केट अप जा रहा हो, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो ऑलमोस्ट खुल चुकी हैं। उसके कारण मार्केट अपना जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रहा हो। लेकिन वही है, मार्केट में अप एंड डाउन ट्रेंड आते रहते हैं, आपको उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। सो लेट अस टॉक अबाउट विच ऑल द शेयर्स विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो हम बात करते हैं जैसे कि एशियन पेंट्स हो गया, ब्रिटानिया हो गया, इंडिया मार्ट, डी मार्ट, HDFC, एक्सिस बैंक। आप इन सब चीज़ों में अभी निवेश करने का काफ़ी अच्छा चांसेस हैं। और साथ ही निफ्टी बीज ETF जो ऑलरेडी आई हैव मेड वन वीडियो ऑन इट,
एंड आई हैव कम्प्लीटली गिवन वेरी गुड इन्फॉर्मेशन इन दैट। सो आप उस चीज़ को भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, मैं जब भी आप मार्केट को वॉच कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मैं वो भी बात करूँगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बात सोचो, मतलब हमेशा ये नहीं कि आप सिर्फ नज़दीक की पिक्चर देख रहे हो। हालांकि हमेशा बस होता ये है कि किसी भी न किसी जो मार्केट में सेंटिमेंट्स आते हैं उनके कारण हो सकता है कि मार्केट एक बार डाउन चली जाए, बट मार्केट को फाइनली अप ही जाना है, मार्केट को ग्रोथ करना ही है, ठीक है। टिल द टाइम कोई बहुत ही बड़ा, मतलब या तो विश्व युद्ध या इस टाइप से ना छिड़ जाए, या फिर कुछ और बहुत सारी त्रासदी रहते हैं। बट ओवरऑल मैं बात करूंगा कि मार्केट गिरती कम है बट उठती ज़्यादा है, ये आपने देखा भी होगा, मार्केट की ग्राफ में भी देख सकते हो, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करिए। आप ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि लॉस हो, बट लॉन्ग टर्म में उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। उसके बाद में बात करते हैं वोलेटिलिटी की। अभी मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले, आज से 2 महीने पहले लगा लो, 13 या 14 मार्केट जहाँ पे वोलेटिलिटी चल रही थी, आज वो 27, 28, 29, इवन 33 तक भी गई है वोलेटिलिटी, ठीक है। वोलेटिलिटी के कारण क्या होता है कि मार्केट के अंदर भय पैदा होता है, फियर फैक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण मार्केट में गिरने की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद में फोकस अपॉन, इफ़ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, देन फोकस अपॉन द टाइम डिके, और इसको हम थीटा भी बोलते हैं। तो आप टाइम डिके के ऊपर भी कंसंट्रेट कर सकते हैं, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के ऊपर इन कर सकते हैं कंसंट्रेट, जब भी मतलब आप ये कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली टाइम डिके का मतलब ये है कि आप जब लॉन्ग करते हैं, पोजीशन को लॉन्ग करते हैं, तो आप उसमें लंबे समय के लिए बने रहिए। तो मेरा मानना ये है, मेरा सजेशन ये है कि आप एट द टाइम, या इन द टाइम में आप ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ठीक है। उसके बाद में जो आउट ऑफ द मनी है आउट ऑफ द मनी है आउट ऑफ द मनी के लिए आप बेसिकली सेल कर सकते हैं। सेल करने से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसमें आपको टाइम डिके जो फैक्टर है, जो थीटा है, वो आप वो अर्न करते रहोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम बात करते हैं कि हाँ, ये जो एसआईपी का है ना, सबसे राइट प्लान है। आप अभी फ़िलहाल आप एसआईपी में जाके एसआईपी कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो एसआईपी। बहुत सारे फंड्स हैं, जैसे अभी एक्सिस बैंक है, वो भी लो पे चल रहा है, आप उसमें एसआईपी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, अभी काफ़ी अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद में जैसे निफ्टी बीज है, उसमें आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे जैसे उसके लिए आपको कोई ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है, आप एज ए पार्ट ऑफ शेयर, लाइक शेयर काइंड ऑफ थिंग, यू कैन परचेज। एंड whenever you think that this is good enough price for me, then आप उस चीज़ को सेल भी कर सकते हैं, सेल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो गोल्ड रेट है, अभी वो गोल्ड रेट काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाएगा। युद्ध के टाइम पे यही होता है कि जो गोल्ड है, डॉलर है, वो काफ़ी ज़्यादा अपने हाई पे चला जाता है, ठीक है। उसके बाद में आरबीआई भी अभी ये बोल रहा है कि आरबीआई भी ये बोल रहा है कि वो अपना करीब ये लगा लो, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जो उसके पास में डॉलर रिज़र्व रखा हुआ है, उस डॉलर रिज़र्व को भी यूज़ करने वाला है। तो यूज़ करने से होगा क्या, यूज़ करने से ये होगा कि जो डॉलर है वो कम हो जाएगा मार्केट में। बेसिकली डॉलर कम होगा और अपना जो पैसा है, वो पैसे की वैल्यू डाउन जाएगी। डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, बिकॉज उसकी सप्लाई ऑलरेडी कम हो गई और हमने आरबीआई ने वहाँ से डॉलर पे निकाल लिया। तो हो सकता है इसमें जितने भी जो खाते हैं हमारे, बेसिक खाते हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हो, जो कि फिर अगेन इकोनॉमी के ऊपर हैमर करने वाला है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं गोल्ड रेट की। गोल्ड रेट के ऊपर मैं फिर से कंसंट्रेट करूंगा। गोल्ड रेट का तो एक ही चीज़ होता है कि गोल्ड रेट जब भी मार्केट गिरता है तो गोल्ड रेट क्या होगा, अप जाएगा। बेसिकली गोल्ड रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर मार्केट। अगर मार्केट अप जा रहा है तो गोल्ड रेट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा, क्योंकि मार्केट तभी अप जाता है जब सारी सिचुएशन फेवर में हो। सारी सिचुएशन मतलब, हाँ, कहीं पे आसपास में कुछ नहीं हो रहा है, एकदम शांति चल रही है, और काफ़ी अच्छा वो बन रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा माहौल है। तो उस टाइम पे ये चांसेस हैं कि भाई जो अपना जो डॉलर है वो डॉलर है, और इन कंपेरेटिव विद रुपीज़,
डाउन आएगा थोड़ा सा, और उसके बाद में जो बाकी जितने भी हालात हैं वो नॉर्मल रहेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी पार्टिसिपेंट, मैं जनरली क्या क्या चीज़ें चेक करता हूँ, मैं पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट भी चेक करता हूँ, जिसके अंदर FII DII प्रो और क्लाइंट, क्लाइंट बेसिकली हाँ जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो सब उनका क्या राय है कॉल और पुट में, उन्होंने कितना हेज कर रखा है अपनी पुट को या कॉल को, या कितने उन्होंने सेल कर रखा है, उस सारा का सारा रिकॉर्ड पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट में रहता है। आप लोग भी डायरेक्ट चेक कर सकते हो, डायरेक्टली क्लिक करो और अपना उसमें से निकालो, और मतलब पार्टिसिपेंट वाइज डायरेक्टली गो ऑन गूगल, वहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट मारो, NSA की वेबसाइट है, उस पर खोलो और उस पर आपको पूरा डिटेल आ जाएगा कि कौन सा कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में मैं चेक करता हूँ FII डाटा कि भाई जो बेसिकली जो FII है वो भी कंटिन्यू पैसे अपने निकाल ही रहे हैं मार्केट से, सो ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपने ओवरऑल मैंने आपको एक एक व्यू दे दिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। आप कैसे मार्केट को एनालिसिस कर रहे हो, बट आप इन फैक्टर को भी कंसीडर कर सकते हो, आप इनको अच्छी तरह से इंटरनेट वगैरह पे भी चेक कर सकते हो, जिससे कि आपको पता चले कि मार्केट का क्या ट्रेंड है, ठीक है। आप मार्केट को मतलब आप जो स्विंग है मार्केट का आप उसको कैचअप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो से अलविदा लेना चाहूँगा, और दोस्तों इसकी रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ पूछनी हो मेरे से, तो आप मेरे से कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हो, और साथ ही मैं अपना एक लाइव ट्रेडिंग सेक्शन भी दिखाऊंगा, पैरेलली मतलब चलता रहेगा, मैं उसको एक्सप्लेन, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट, बट आप उसको चीज़ को चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। सो और दोस्तों जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉप लॉस है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको लगाना ना भूलिए, और साथ ही अपने जो ट्रेडिंग है उसको एंजॉय कीजिए, बजाय कि उसको पैनिक लेने के, हेडेक लेने के, ठीक है। ये क्योंकि मार्केट रोज़ खुलना है, डेली खुलना है मार्केट, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही खुला है, मार्केट डेली की डेली खुलना है, तो अपने स्टॉप लॉस को लगाना ना भूलिए। सो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वीडियो से अलविदा लेना चाहूँगा। सो जय हिंद दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी आई विल बी मेकिंग अपॉन सम, आई विल बी मेकिंग माई वीडियो अपॉन सम काइंड ऑफ द स्कीम विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द कॉमन पीपल। सो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, अलविदा दोस्तों, जय हिंद।